एक ऐसी महामारी है जिससे पूरा देश इस समय जूझ रहा है, लेकिन बिहार में इस महामारी का एक और ही विकराल रूप है। और वो विकराल रूप शायद इसलिए है क्योंकि पहले तो डिनायल में रहा जा रहा है, उसको जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रश अंडर द कारपेट करने की बात कही जा रही है कि नहीं ऐसी तो बात ही नहीं है। सच तो ये है कि बिहार में पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कोरोना काल के दौरान बिहार में बेरोजगारी 46% पार कर गई थी, मतलब बिहार का हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है। युवाओं में 55% बेरोजगारी है, महिलाओं में 92% बेरोजगारी है। और उस बेरोजगारी की बात न नीतीश कुमार जी करते हैं, न उनके आका नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले नीतीश बाबू ने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का गठन करेंगे। तो 15 साल से आपने क्यों नहीं किया? क्या यह सच नहीं है कि महागठबंधन ने बेरोजगारी को, रोजगार को एक मुद्दा बनाया और उसके चलते आपकी कुंभकर्ण की नींद टूटी है और इसलिए आप बात कर रहे हैं आज बेरोजगारी खत्म करने की? लेकिन सच तो यह कि जब आपने 15 साल में नहीं खत्म किया तो अब आप क्या खत्म कर पाएगा, क्योंकि आपकी विफलताओं का पुलिंदा इतना बड़ा है कि उसको अब आप रोजगार पर नकार नहीं सकते हैं। एक बात और सच है कि सिर्फ बेरोजगारी समस्या नहीं है, समस्या यह है कि नियमित आय, जिसको रेगुलर वेजेस कहा जाता है, वो भी नहीं मिलते हैं। 87% लोगों के पास ना तो रेगुलर नौकरी और वेजेस हैं, जिसको नियमित आय और वेजेस कहा जाता है, और बहुत सारे लोग जो ग्रुप डी की, जो श्रेणी में सबसे नीचे वाली नौकरियां होती हैं, वो करने के लिए मजबूर हैं। अभी मैं कुछ आंकड़े देख रही थी कि 2019 में 166 ग्रुप डी की वैकेंसीज निकली थी सचिवालय में और 5 लाख लोगों ने आवेदन दिया, और उसमें स्नातक, परस्नातक, बीए, एमए, एमबीए, एमसीए, एमटेक ऐसे लोग थे। तो कहीं पर बेरोजगारी की समस्या तो अपने आप में है ही, और उससे बड़ी समस्या है कि कैसे बहुत पढ़े लिखे युवक और युवतियां आज मजबूर हैं छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब की नौकरियां बिहार में बन ही नहीं रही हैं। अब बात करते हैं किसान की। 3-4 मुद्दे ही हैं, बेरोजगारी एक मुद्दा है किसान। और मुझे ऐसा लगता है कि किसान जितना बदहाल बिहार में है उतना देश के और किसी प्रदेश में नहीं होगा। और बार बार मैं एक बात कहती हूं कि हम लोग राजनीति में कई बार बातें करते हैं, कई बार उस पर लोग सवाल भी उठाते हैं, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। और वही आंकड़े साबित करते हैं कि बिहार में एवरेज, जिसको औसतन मासिक आय एक किसान के परिवार की होती है, वो करीब 3,500 रुपए है, औसतन मासिक आय। यही मासिक आय पंजाब में 12,000 रुपए है। जो बिहार की मासिक आय है वो पूरे देश में सबसे कम क्यों है, इसका जवाब तो नीतीश कुमार जी को देना ही पड़ेगा। और अब आपको मैं समझाती हूं और आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगी कि ये क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसानों की अवहेलना हुई है, मंडियां खत्म हो गई, लोगों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलता, और अब उसी रास्ते मोदी जी सारे देश को धकेलना चाह रहे हैं। अरे बिहार आइए, बिहार में देखिए कि क्या बदहाली है किसानों की, तो शायद आप अपना निर्णय फिर से लेने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपकी उदासीनता है, आपको किसानों की चिंता नहीं है। मुझे जान के बड़ा हतप्रभ हुआ जब मैंने ये डेटा देखा कि 2015 के बाद से, पिछले 5 साल में जब से नीतीश जी की सरकार आई थी, 2015 के बाद से बिहार के 82% क्रय केंद्र बंद हो चुके हैं। सरकार खरीद ही नहीं कर रही है। पिछले रबी सीजन में 1% गेहूं जो पैदावार हुई थी वो सरकार ने खरीदा था, बाकी सब निजी लोगों ने औने पौने दाम पर खरीदा। इसलिए ये बिल्कुल अचंभे की बात नहीं है कि बिहार का किसान की आय सबसे कम है और वो सबसे ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। जो सीमांत किसान है, 7 में से 6 किसान जबरदस्त कर्जे में डूबे हुए हैं। अगर उनकी कर्जा माफी की बात करो तो नीतीश जी और मोदी जी नाक भौं सिकोड़ते हैं। लेकिन इस बारे में पवन भाई ने भी बहुत बार दिल्ली में बात करी है, मैंने भी करी है, रोहन जी ने भी करी है, हम सब लोगों ने कांग्रेस से ये बात करी है कि जब तक किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, जब तक वो इस दुष्चक्र से नहीं निकलेगा, हमारे देश की कोई अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती है। वो बड़े और अमीर लोगों के कर्जा माफ करते हैं, वो बड़े और अमीर लोगों के टैक्स माफ करते हैं, लेकिन गरीब और किसान का कर्जा माफ करने में मोदी जी और नीतीश जी नाक भौं सिकोड़ते हैं। उसमें सारा का सारा फिस्कल और क्रेडिट डिसिप्लिन याद आने लगता है। एक और बात मुद्दे की है और ये बताना चाहूंगी
कि बिहार में औसतन राज्यों से आधे से कम, औसतन राज्य जो देश के हैं उनसे आधे से कम खर्चा कृषि पे होता है। अभी जो बजट आया उसमें कृषि पे खर्चा कम हो गया। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब सिर्फ नीतीश कुमार दे सकते हैं और मोदी जी दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, क्योंकि इसकी बखिया हम नहीं उधेड़ रहे हैं, हमारा कुछ कहना नहीं है स्वास्थ्य व्यवस्था पर। इसकी बखिया तो सरकार का नीति आयोग ही उधेड़ रहा है। नीति आयोग ने खुद ही कहा है कि भाई बिहार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो देश में बॉटम से नंबर 2 पे हैं, मतलब निम्न स्तर पर हैं, सेकंड लास्ट स्पॉट पर बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं, ये नीति आयोग का कहना है। आज बिहार में कुपोषण एक भयंकर बीमारी ले चुका है। ये दुख की बात है कि 5 वर्ष से कम आयु में से 70% से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, कुपोषण का शिकार हैं। और मुझे हंसी भी आई और बहुत दुख भी हुआ। कुछ दिनों पहले मैंने एक वक्तव्य पढ़ा था सुशील मोदी जी का। उनसे पूछा गया था कोविड के दौरान कि आपने अस्पताल क्यों नहीं बनाए। उन्होंने कहा लालू जी ने नहीं बनाए थे। 15 साल से सत्ता में आप हैं, आप कब तक लालू जी के शासनकाल की बात करिएगा और उन बहानों के पीछे छुपिएगा। आपका काम था, 15 साल में आपको लोगों ने सत्ता दी, आपको स्वास्थ्य व्यवस्था करनी थी, आपने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं करी। कोविड के दौरान हमने देखा कि ना अस्पताल में बेडें थी, ना क्वारंटाइन सेंटर ठीक से बने थे, और तो और शवों के साथ मरीजों का इलाज हो रहा था। ये थी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, और ये जितनी लचर कही जाए उतनी कम है। आईसीयू बेड बिहार में अवेलेबल नहीं थे। हर करोड़ व्यक्ति पर 57 मात्र आईसीयू बेड थे, जबकि पूरे देश में करीब 500 आईसीयू बेड हर करोड़ लोगों पर उपलब्ध है। तो क्या बिहारियों को, बिहार के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए? ये मैं आपके माध्यम से जरूर पूछना चाहूंगी। अब बात करते हैं, एक ये मुद्दा है जो मेरे हृदय के बहुत करीब है, क्योंकि इसमें दोनों उत्तर प्रदेश और बिहार ने इन लोगों की बदहाली कर दी थी, और वो है प्रवासी श्रमिक, प्रवासी मजदूर, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। बिहार में रोजगार नहीं मिला तो लोग लाचार होकर, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, दूर दराज के इलाकों में रोजगार ढूंढने गए। और यह भी सच है कि वो जहां जहां गए उन्होंने वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारा, संवारा, और वापस अपने घर पर, अपने परिवार पर नून तेल तरकारी का, घर खर्चे का पैसा भेजा। लेकिन जब इन लोग इज्जत के साथ अपनी आमदनी कर रहे थे, आय कमा रहे थे, तो कहीं पर बिहार की सरकार ने और मोदी जी ने मिलकर इनके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया। वो बिल्कुल भूख से तड़प रहे थे, परेशान थे, तिलमिलाती धूप में पैदल चलने को मजबूर थे, उनके पैरों में छाले पड़े थे, फफोले पड़े थे, और वो फिर भी घर जाना चाहते थे। और कुछ बदमिजाज लोग पूछते थे कि ये वहीं क्यों नहीं रह जाते जहां पर हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जब कोई हैवी देवी आती है, जब कोई विपत्ति आती है, जब कोई आपदा आती है, तो हर व्यक्ति, अमीर हो या गरीब हो, वो घर की ओर रुख करता है, वो घर की ओर जाना चाहता है। लेकिन ऐसा बिहार के हमारे श्रमिक भाइयों को अनुमति नहीं दी गई, उनको पैदल चलाया गया। कल मैं नरकटियागंज के पास थी, मुझे 4 लड़के मिले, उन्होंने कहा हमने 15-15 हजार रुपए देकर किसी तरह से हम घर पहुंचे, हमारे पास यहाँ पर अब कोई काम नहीं है, वापस लौटने का कोई मतलब नहीं है, हमारे पास इस समय न व्यवसाय का संसाधन है, जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो वापस आने में चला गया, और अब हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, हम क्या करें। मेरे पास उनका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन हाँ, जो हम सरकार बनाएंगे उसके पास इसका उत्तर है, क्योंकि हम रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों को लाचार होकर बाहर जाना पड़ता है वो ना जाएं, वो यहीं रहें, यहां रहकर उनको उपयुक्त रोजगार मिले। सुशासन का जो ढोल पीटते थे उन लोगों से कुछ सवाल हैं, और मैं इन्हीं बातों के साथ, कुछ सवालों के साथ अपनी बात का अंत करूंगी। और सवाल बड़े सीधे से हैं, सवाल नीतीश बाबू से हैं, 15 साल उन्होंने सरकार चलाई है। सवाल प्रधानमंत्री महोदय जी से है, प्रधानमंत्री महोदय जी इसके अभिभावक रहे, इसके आका रहे, और उनसे मेरे 5 सवाल हैं कि 15 साल की सुशासन के बाद क्यों बिहार की आर्थिक वृद्धि निरंतर गिरती जा रही है। 15 साल के सुशासन के बाद प्रति व्यक्ति की आय आज बिहार में सबसे कम क्यों है। 15 साल के सुशासन के बाद बिहार का किसान
देश भर के किसानों से कम क्यों कमाता है? 15 साल के सुशासन के बाद बिहार कर्ज के तले क्यों दबता जा रहा है? 15 साल के सुशासन के बाद मजदूर लाचार क्यों हैं? 15 साल के सुशासन के बाद आखिर बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है और युवा क्या करेंगे? आपके पास इसकी क्या योजना है? आप 15 साल से कुछ नहीं कर पाए तो अब आपसे क्या उम्मीद करी जाए? मेरे यही 5 सवाल हैं। और क्योंकि मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूं, उनको बहुत पढ़ा और समझने की कोशिश करी है, उनकी कुछ पंक्तियों से जरूर एंड करूंगी। और बड़ी ही क्रांतिकारी पंक्तियां दिनकर जी लिखते हैं और उन्होंने कहा है, और जब जब मैं राहुल जी की रैली देखती हूँ या तेजस्वी जी की रैली देखती हूँ या मैं बाहर जाके लोगों से बात कर रही हूँ बिहार में, इतने क्रांतिकारी हैं, इतने जागरूक हैं, इतने सजग हैं अपने लोकतांत्रिक दायित्वों के लिए ये लोग, कि मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये इन कुशासकों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाले हैं। और उसी के लिए मैं 2 पंक्तियां जरूर दिनकर जी की बोलूंगी। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और यही होगा 10 नवंबर को। आप सबका मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवालों का स्वागत है। नहीं पवन भाई आप बोलो। नहीं क्या उपेंद्र कुशवाहा जी का एक कल बयान आया है कि बीजेपी और आरजेडी की सेटिंग हो गई है और आरजेडी से कांग्रेस अलग। मैं हंसूं या इस बात का जवाब दूं मुझे नहीं पता है, तो मुझे लगता है ये पर्याप्त होगा। ये कैसा बयान है? मतलब ये किस तरह की बातें लोग राजनीतिक और सामाजिक जीवन में इतनी लापरवाही की और इतनी जिसको कहते हैं कैलस बयानबाजी कर सकते हैं, ये आपको इसी से पता चलता है। हमारा गठजोड़ है और हम सरकार बनाएंगे और ये जो बातें लोग कर रहे हैं वो घर बैठकर तमाशा देखेंगे। मैम आपने मजदूरों की बात की थी। कोरोना काल में जो है नरेंद्र मोदी ने मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया और 1500-2000 किलोमीटर पैदल घर चले आए। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कहा था कि जो जहाँ है वही रहे, और ये दायित्व राज्य सरकारों को दिया था कि उनको सारी व्यवस्था खिलाने का काम करें। तो आप नरेंद्र मोदी को दोषी ठहरा रही हैं, तो उन राज्य सरकारों को दोषी नहीं ठहरा रही है। और सबसे ज्यादा मजदूर जो है पलायन जो थे वो महाराष्ट्र से किए थे और दिल्ली से किए थे और तमिलनाडु वगैरह से भी किए थे। तो उन राज्य सरकारों का भी दोष होना चाहिए, उन कंपनी के मालिकों का भी दोष होना चाहिए जिनके लिए रात दिन उन्होंने काम किया, उन्होंने उनका ख्याल नहीं रखा। नरेंद्र मोदी दोषी कैसे हो गए? मैं आपको बताती हूँ कैसे दोषी हो गए। नरेंद्र मोदी जी ने टीवी पर आकर 24 तारीख को कहा कि आज रात 12 बजे से लॉकडाउन लगेगा, 21 दिन में हम ये लड़ाई जीत लेंगे। सही कह रहे हैं? 21 दिन में हमने लड़ाई नहीं जीती क्योंकि हम जीत सकते ही नहीं थे। ये भी एक वो जुमला था जो वो जुमले बोलने के आदी हैं। हमने 21 दिन में लड़ाई नहीं जीती, लेकिन हमने 4 लॉकडाउन लगा दिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और सत्य तो यह है कि पहले 45 दिन नरेंद्र मोदी जी को मजदूर दिखे नहीं। नरेंद्र मोदी जी को मैं इसलिए जिम्मेदार ठहराती हूं क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया मजदूरों की बात, तो इनके सॉलिसिटर जनरल ने उठ के कहा एक भी मजदूर सड़क पे नहीं है, और लाखों लोग सड़क पे पैदल तिलमिलाती धूप में मई जून अप्रैल की चल रहे थे। नरेंद्र मोदी जी को मैं इसलिए दोषी ठहराती हूं क्योंकि इन्होंने कोर्ट में जाकर अपना बयान बदला। ये सिर्फ बरगलाने की बातें करते थे। क्या कहते थे? हमने सबकी ट्रेन का पैसा दिया है, एक आदमी की ट्रेन का पैसा सरकार ने नहीं दिया था। इनको बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगकर अपना बयान बदलना पड़ा क्योंकि ये झूठ बोल रहे थे। नरेंद्र मोदी जी को मैं इसलिए जिम्मेदार ठहराती हूं क्योंकि जब ऐसी आपदा आती है तो आप गरीब लोगों के, जो वंचित वर्ग है, जो दूर दराज में रह रहा है, उसके हाथ में पैसे देने का काम करते हैं। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने वो पैसे देने का काम नहीं किया है, सिर्फ बड़े लोगों का काम करते हैं, और उसके चलते हमारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। मैं आपको 2 मिनट में भी एक बार इस बारे में और बताऊंगी। मैं नरेंद्र मोदी जी को इसलिए जिम्मेदार ठहराती हूं कि जब हम दूर दराज के इलाकों में होते हैं और हम अपने परिवार से दूर होते हैं तो कहीं भय होता है, कहीं डर होता है, कहीं आशंका होती है। और अमीर को आप प्लेन से वापस बुला सकते थे देशों से, आप अपने देश के गरीबों को उनके घर वापस नहीं भेज सकते थे। आपकी क्या नैतिक जिम्मेदारी है? और राज्य सरकारों पर बात डाल देना यह भी अनैतिकता। और मैं आपको एक मिनट में समझा देती हूं क्यों है यह अनैतिकता। इसलिए है क्योंकि राज्य सरकारों के पास वो संसाधन नहीं थे, वो पैसा नहीं था जो केंद्र सरकार के पास था। और मैं फिर से कहती हूं कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी वो केंद्र सरकार की ओर से चलती है। क्या कर रहे थे वो लोग? और तो और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने राज्य सरकारों को पैसा क्यों नहीं आवंटित किया? पीएम केयर्स फंड में जो पैसा आया उस पर क्यों नहीं पारदर्शिता को पैसा क्यों नहीं आवंटित किया?
पीएम केयर्स फंड में जो पैसा आया उस पर क्यों नहीं पारदर्शिता? जब रोजगार ही नहीं होगा तो कौन सा विकास होगा? कौन सा खर्चा करेंगे लोग? कहां से उपभोग बढ़ेगा? कहां से निवेश आएगा? सबसे पहली कुंजी जिसको कहा जाता है विकास की, वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार है। और हमने जबानी जमा खर्च करना सीखा नहीं है। हमने पूरी ब्लूप्रिंट तैयार करी है। रोजगार हमारे शासन का, हमारे प्रशासन का, हमारी सरकार का केंद्र बिंदु होगा। 10 लाख रोजगार की अगर हमने बात करी है तो हम ये कर दिखाएंगे। बात तो 19 लाख रोजगार की भाजपा ने भी करी है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट में देख लीजिए कितने रोजगार बनाए हैं। बात तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल की करी थी 6 साल पहले। कितने रोजगार बने? चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में पक्ष और विपक्ष अभी जो दोनों हैं वो दोनों 5 साल पहले सत्ता में थी। आपको उस समय क्यों नहीं रोजगार देने की याद है? चिराग पासवान नीतीश कुमार जी ने जो पॉपुलर मैंडेट मिला था बिहार में 2015 में, उसकी जिस तरह से क्रूर हत्या, निर्मम हत्या करी थी, उसका जिस तरह से मखौल उड़ाया था, ये सबको पता है। मैं कहना नहीं चाहती हूँ इस मंच से, लेकिन इसीलिए शायद उनका नाम आम संवाद में लोग पलटू राम कहते हैं। तो अब चिराग जी का ये कहने कि मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं? हमारी जो सरकार थी वो चल रही थी, हमारी सरकार अच्छा काम करती, लेकिन नीतीश जी को कुछ और लोभ, कुछ और लालच, कुछ और प्रलोभन थे, जिसके चलते उन्होंने वो सरकार से, हमसे नाता तोड़ा और जाके बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए। और अब वो अपनी हालत खुद देख रहे हैं क्या हो रही है। चिराग पासवान की पॉलिटिक्स को किस तरह से मैडम आप देखते हैं? कहाँ से सवाल है? हाँ, चिराग पासवान की पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं? क्या अनुमान है, क्या है? बीजेपी प्राइवेट। मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ कि चिराग पासवान उनको कहा जाए या टीम बी ऑफ द बीजेपी कहा जाए। भाई ये तो बड़ा ही एक विचित्र माहौल है कि हमारा बीजेपी और जेडीयू से केंद्र में गठबंधन है, लेकिन बीजेपी से यहाँ पर गठबंधन नहीं है, जेडीयू से यहाँ पर नहीं है। ये तो जो आई थिंक हमारे मीडिया चेयरमैन ने 3-4 बार बोला है कि 3 तरह के गठबंधन है, एक बीजेपी जेडीयू का, एक बीजेपी लोजपा का और एक बीजेपी ओवैसी जी का। ये वही होता हुआ दोबारा से दिख रहा है। चिराग पासवान जी पर मैं क्या कमेंट करूं, क्योंकि अगर चिराग पासवान जी जिस तरह की बातें कह रहे हैं नीतीश कुमार जी के लिए, उन पर भाजपा का वरद हस्त ना होता तो वो ये सब बातें नहीं कहते, ये सारी बखियां नहीं उधेड़ते। ये तो बीजेपी की ही चाल है और बीजेपी से ही वो प्रायोजित है। तेजस्वी को फिर से कह रहे हैं नीतीश कुमार से मिल जाने के लिए। नीतीश कुमार मिल सकते हैं तेजस्वी से, ये अनुमान उन्होंने आज लगा दिया। किसने लगा दिया है? चिराग ने। अब इस तरह के अनुमान लोग लगाया करें, लेकिन 10 नवंबर को हम सरकार बनाएंगे, हमारा बहुमत आएगा और ये मैं दावे के साथ आप सबके सामने कह सकती हूँ। कांग्रेस 70 सीटों में चुनाव लड़ रही है। सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी आपके साथ आती है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा है, 10 नवंबर आने दीजिए। 10 नवंबर को हमारे पास पर्याप्त नंबर होंगे। इन सब बातों की अभी कोई बात नहीं है। आप सभी से आग्रह है। प्रिया जी, एक आज सवाल है। आज नवनीत जी अभी तो पूछे 2। ये आज जी, आपने रोजगार देने की बात की, आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकारी नौकरी, तो क्या आप उसी तरह बीजेपी की तरह रोजगार देंगे या फिर नौकरी देंगे? हम बीजेपी की तरह जुमलेबाजी नहीं करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ। हमने एक वादा किया है जनता से, हम चुनाव इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं और इन लोगों ने, हमारे तो नेताओं ने ये कहा है, तेजस्वी जी ने कहा है, राहुल जी ने कहा है, पहली कैबिनेट मीटिंग में हम इस पर डिसीजन लेंगे। तो पहली कैबिनेट मीटिंग का इंतजार करिए, अच्छी खबर मिलेगी आप लोगों को। और अच्छा शाकाहारी भोजन पर आमंत्रित हैं। आइए एक सवाल है आपका हो गया बताइए। चुनाव लड़ रही है, कितने सीटों पे जीत दर्ज करेगी? 70 की 70 सीटें भी मैं कह सकती हूँ। जिस तरह की लहर देख रही हूँ मुझे, मैं तो बहुत आशान्वित हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मैं खुद मीडिया जगत से हूँ और मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको सच बताऊं, जब मैं रीजनल जगहों पे जाती हूँ, और पवन भाई और रोहन भाई भी मेरी इस बात से ताल्लुक रखेंगे कि जब हम छोटे शहरों में जाते हैं या दिल्ली बंबई से बाहर जाते हैं तो वास्तविक पत्रकारिता नजर आती है। क्योंकि गोदी मीडिया और जो घुटने टेके हुए पत्रकार हैं वो सवाल नहीं पूछते हैं, उनकी फीडिंग कहीं और से होती है, वो उनकी बात बोलते हैं। टीवी पर हो या प्रिंट में हो, आप लोगों को सबसे पहले तो बधाई हो कि आप लोग पत्रकारिता आज कर रहे हैं, पत्रकारिता जीवित है आपके शहरों में, और सरकार बनने दीजिए, हर वर्ग के लिए कुछ होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पत्रकारों के लिए भी इस पर ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद आप सबका। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर है, उस पर